हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 दिसंबर और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो यूके ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है ताकि कोरोना पेंडेमिक जो चल रहा है उससे निपटा जा सके। देखो, यूके में एक नया स्ट्रेन मिला है और वो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है, तो ये गुड न्यूज़ है कोरोना पेंडेमिक से निपटने के लिए। अब हम कुछ कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो, इससे पहले फाइजर वैक्सीन आया है। फाइजर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए माइनस में 72 माइनस 80 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन मिला बनाया गया है उसको स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर अगर है तो वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसकी एफिकेसी भी अच्छी नापी गई है। जिन्होंने डेवलप किया है इस वैक्सीन को, उन्होंने बोला है कि जिन भी व्यक्तियों को 2 डोज इसकी दी गई है फुल डोज, उसमें से 62% लोगों के ऊपर इसका प्रोटेक्शन काम हो रहा है। और अगर 1.5 डोज अगर किसी को दी गई है तो 90% लोगों को क्या हो रहा है, इसका फायदा मिल रहा है। देखो, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा एस्ट्रोजेनेका, उन्होंने किया था रिसर्च, और इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की है इस वैक्सीन की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड कंपनी है, उसने बोला है कि यहाँ पर जो 40 से 50 मिलियन डोज हमारे यहाँ पर तैयार है वैक्सीन की, और जुलाई 2021 तक 300 मिलियन डोज को तैयार कर दिया जाएगा। तो हमारे जो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बात बोली है कि इस बारे में इस सब्जेक्ट को रखा गया है और हम इसके बारे में जो भी यहाँ टेस्ट किए गए, जितने फेज में ट्रायल किया गया, उसको हम देखेंगे और फिर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का इसका यूज करने के लिए इसको अप्रूवल देंगे। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, ये जो इंस्टीट्यूट है वो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। और ये जो इंस्टीट्यूट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो काम है वो है कि लाइसेंस अप्रूवल करने का ये काम करता है, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर और सेंटर के बीच में, देखो, 2 इश्यूज के बीच में तो बात बन चुकी है। 4 इश्यूज के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनमें एक एमएसपी है, न्यू फार्म लॉ जो है उनको रिपील करने की बात की जा रही है। इसके अलावा 2 जो बात है, जैसे आप एक तो डिस्क्रिमिनेशन करते हो स्टबल बर्निंग पे, और पावर सब्सिडीज पे भी आपको हमें कुछ सेफ गार्ड देने की ज़रूरत होगी। इस बारे में बात हुई है और अब जो नेक्स्ट 4 जनवरी को जो बात होगी उनमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर और किसके ऊपर, जो ये फार्म लॉ बने हैं इनको रिपील करने के ऊपर बात होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, देखो, स्वामीनाथन कमेटी आई थी, उसने ये बात बोली थी कि जितना भी इंसान जो फार्मर्स हैं जिनका खर्चा आता है खेती करने में, उस प्रोडक्शन का 1.5% ज़्यादा होना चाहिए। मान लो 1,000 रुपये खर्चा आया किसी फसल को उगाने में, तो 1,500 रुपये क्या होने चाहिए, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए उस क्रॉप की। अभी हमारे इंडिया में 23 फसलों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है और इसको रेगुलेट करता है एपीएमसी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एडिटोरियल पेज से है। देखो, जो फर्स्ट न्यूज है उसमें ये बताया गया है कि 2020 जो साल थी वो कैसी गुजरी, उससे क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे अब इससे निपटा जा सकता है। देखो, 2020 जो साल है वो एनस हॉरिबिलिस, ऐसी साल जिसमें कोई पेंडेमिक आया हो या कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ हो। अब आशा की जा रही है मानव के द्वारा कि जो 2021 जो साल है वो एनस मिराबिलिस का मतलब होता है ऐसी साल जो प्रोस्पेरस हो, कुछ संपन्नता लेकर के आए। तो इस आर्टिकल में बोला गया है, सबसे पहले ये बताया गया है कि देखो, ना सिर्फ हमारे यहाँ पर बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग इस चीज़ से परेशान रहे, पूरे साल कुछ ना कुछ घटित होता रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लड्स आई, जो इन फ्लड्स के द्वारा जो फर्टाइल सोइल है वो बह करके चली गई। जो फ्लड्स आई उससे चाइना, इंडिया, नेपाल, जापान, इन सब में लोग परेशान रहे। फिर देखो, इसमें बताया गया है कि जगह जगह पे वायलेंस क्रिएट हुई, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, हेट्रेड बढ़ा, और उसके बाद में ये कोरोना जो पेंडेमिक है वो स्टार्ट हो गया।
कुछ देशों में काफ़ी एक दूसरे से स्ट्रगल भी चला, जैसे ईरानियन जनरल कसम सोलेमनी को मार दिया गया और इराकी कमांडर अबू महदी अल मोहनदेस को यूएस ड्रोन अटैक के द्वारा उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था मोहसेन फखरुद्दीन, उनको फकरी जादे, उनको भी मार दिया गया। तो देखो ये देशों के बीच में आपसी स्ट्रगल इंक्रीज हुआ। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें भी बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे अफगानिस्तान में काफ़ी संघर्ष चला, अर्मेनिया अजरबैजान में काफ़ी संघर्ष चला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, सीरिया, इराक, इथियोपिया, इनके बीच में यहाँ पर जनता और वहाँ की जो सरकार है उनके बीच में पावर के लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। जो रोहिंग्या रोहिंग्या एक शरणार्थी जाति है और जो म्यांमार से बिलोंग करती है। ऐसे ही शरणार्थी जाति जैसे मधेसी नेपाल से बिलोंग करते हैं और सिंगलीज अगर हम बात करें तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं इनको बसाने के लिए भी एक जगह, इसके लिए भी काफ़ी हेरसमेंट के केस सामने आए। देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2020 में पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर क्या क्या चीज़ हुई। तो ये जो 2020 है वो क्या हुआ, एक ब्लडी ईयर के रूप में बीता है। इसके बाद में पेंडेमिक का एडवेंट, मतलब पेंडेमिक स्टार्ट हो जाता है, कोरोना वायरस। इसकी वजह से क्या होता है, पूरा वर्ल्ड एकदम रुक जाता है, हर जगह लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे गिर जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF ने तो ये बोला है कि -4.9 हमारी जो इकोनॉमी है उसका इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इतनी सिकुड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि इतना इकोनॉमी में इतना स्लो डाउन देखा गया हो या इतना डाउनवर्ड देखी गई हो। इसके अलावा बताया गया है कि देखो यूएस में चुनाव हुए, चुनाव की वजह से वहाँ पर कोरोना पेंडेमिक काफ़ी फैला और उस कोरोना पेंडेमिक फैलने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई। यूएस, ब्राज़ील ये देश ऐसे थे, इटली, जहाँ पर कोरोना पेंडेमिक की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। अगर हम इंडिया का एक्सपीरियंस की बात करें कि 2020 इंडिया के लिए कैसा बीता, तो इंडिया के लिए देखो कोरोना पेंडेमिक की वजह से वही सेम जैसे वर्ल्ड में हुआ वैसे ही हमारे यहाँ पर हुआ। हमारे इंडिया में भी कोरोना पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगा, इकोनॉमी काफ़ी चली गई, नीचे चली गई। जो वर्कर्स थे जो दूसरे स्टेट्स में जाकर काम कर रहे थे उनमें एक भय की भावना आ गई और वो पैदल ही अपने घरों की तरफ चलने लगे। सब कुछ बंद हो गया, इकोनॉमी नीचे चली गई और जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी क्रिएट हो गई। लोगों के पास में खाने के तक के पैसे की कमी आ गई। इंडिया में भी देखो सबसे पहले केरला में डिटेक्ट किया गया था एक बच्चा जो वुहान चाइना में है, जहाँ पर सबसे पहले कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, वहाँ से यहाँ पर आया था। उसकी वजह से माना गया, पहला डिटेक्ट किया गया कि कोविड-19 इंडिया में प्रवेश कर गया था। इसके अलावा इंडिया ने क्या एक्सपीरियंस किया 2020 में, हमारे जो बॉर्डर लाइन स्ट्रगल है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। बॉर्डर लाइन इंक्रीज जैसे चाइना से, इधर पाकिस्तान से काफ़ी इंक्रीज हुआ और बांग्लादेश से भी वैसे हमारा जो नेगोशिएशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी ये बात देखी जा रही है कि अभी बांग्लादेश ने इस बात की शिकायत की थी कि आपके द्वारा, आपकी जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा हमारे लोगों को काफ़ी मारा जा रहा है। इसके अलावा नेपाल से भी इंडिया का स्ट्रगल देखने को मिला। ये तो बाहर हो गई बॉर्डर लाइन। इंटरनल अगर हम बात करें तो देखो जो मिलिटेंसी अटैक हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गए और नक्सल अटैक्स वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। लोग धर्म के नाम पर इंडिया में काफ़ी बवाल हुआ, लोग CAA का काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में CAA का प्रोटेस्ट और वर्तमान में चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट। तो इसमें बताया गया है कि गवर्नेंस ने अब तक क्या किया। देखो मोदी 2.0 गवर्नमेंट आई 2019 में और उसको आए हुए भी लगभग 2 साल हो गए। लोकसभा में एक मेजोरिटी के साथ में ये गवर्नमेंट आई। इस गवर्नमेंट का मतलब जो इसने काम करना था उसके अलावा जो इसने इलेक्टोरल प्रॉमिस किए थे उसकी जगह पर उसने अलग ही काम किए। जैसे एक तो उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, स्पेशल स्टेटस को क्या कर दिया, छीन लिया और अब चल रहा है किसान प्रोटेस्ट। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो पेंडेमिक आते जाते रहते हैं, इन सब से निपटा जा सकता है। जो हमारे लेजिस्लेचर हैं उनको ढंग से काम करना होगा और अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सही ढंग से यूज करें, बेटर टाइम्स यूज करें, तो आने वाली जो साल है उसका जो भोर है, जो प्रभात है, वो काफ़ी अच्छी होगी।
ये हमारा डिस्कशन था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये बोला गया है कि कोई भी जांच करने के लिए, कोई भी जांच अगर की जा रही है तो उसमें एक एडुकेट टाइम की जरूरत होती है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है पिछले साल 2019 में आंध्र प्रदेश में एक एक्ट पास हुआ था, दिशा एक्ट। और इस साल महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसने भी एक एक्ट पास किया है जिसको बोलते हैं शक्ति एक्ट। दोनों का ही एक वो था, दोनों का ही टारगेट एक ही था कि अगर कोई भी हीनियस क्राइम होता है, हीनियस क्राइम किसी के खिलाफ भी हो सकता है, दिशा एक्ट में ये बोला गया, दिशा बिल में, कि जैसे कोई भी हीनियस क्राइम होता है, हीनियस क्राइम महिलाओं के खिलाफ भी हो सकता है, वृद्धजन के खिलाफ भी हो सकता है, बच्चों के खिलाफ भी हो सकता है, तो उस क्राइम में आपको 7 दिन में, वर्किंग डे, रेगुलर 7 वर्किंग डे में आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अब शक्ति एक्ट में बोला गया है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है उसमें बोला गया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर सेक्सुअल असल्ट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना होगा 15 दिन में। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी से बहुत सारे लूपहोल्स, जो प्रोसीजर लूपहोल्स हैं वो काफी क्रिएट हो जाएंगे, इनका स्कोप जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। देखो 2012 में होता है निर्भया केस। अब उस निर्भया केस में भी केस फाइल करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस को लगते हैं 18 दिन। अब 18 दिन इसलिए नहीं लगे कि उन्होंने काम नहीं किया, हर चीज को, हर प्रूफ को देखना पड़ता है, उसके बाद में चार्जशीट फाइल की जाती है। ऐसा थोड़ा है कि जल्दबाजी में आप चार्जशीट फाइल कर लोगे फिर आप उसको मतलब अमेंड करवाते रहोगे कि नहीं उस समय गलत चार्जशीट फाइल कर दी थी, अब दूसरे तरीके से हम चार्जशीट फाइल करेंगे। और अभी हमारे इंडिया में हुआ यूपी में हाथरस केस, उसमें भी जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, उसने 90 दिन से ज्यादा दिन ले लिए केस फाइल, चार्जशीट फाइल करने के लिए। देखो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी, उसमें भी ये बोला गया है कि मान लो कोई क्राइम जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा होने वाली है तो उसमें आप 60 दिन का समय ले सकते हो अपनी चार्जशीट फाइल करने के लिए, अपनी जांच करने के लिए। और अगर कोई केस ऐसा है जिसमें 10 साल से ज़्यादा या फिर और भी मतलब ज़्यादा पनिशमेंट, हायर पनिशमेंट मिल सकता है, तो उसमें 90 दिन मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, अक्यूज्ड को पकड़ सकते हो, उनको डिटेन कर सकते हो और ये सारे काम। लेकिन 2018 में सीआरपीसी ने अपने आप को अमेंड किया और इन्वेस्टिगेशन जो पीरियड है उसको 90 दिन से कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया 60 दिन। सभी केसों में, सभी केसों में इंक्लूडिंग रेप केस हो, कोई भी हीनियस केस हो, उसमें भी 7 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो देखो यहां पर बताया गया है कि फैक्टर्स होते हैं, कोई भी क्राइम होता है उसका आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स में यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहला तो जो क्राइम है उसकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन कितना टाइम लेगा। इसके अलावा कितने अक्यूज्ड थे उस क्राइम में और कौन सी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है, इसमें टाइम लगता है। जो सीन ऑफ क्राइम है उसका एग्जामिनेशन में टाइम लग जाता है, कितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट। जो विक्टिम है, जैसे मान लो कोई विक्टिम है, उसके साथ में कोई ब्रूटल क्राइम हुआ है और वो उस अपना जो स्टेटमेंट है वो देने के काबिल ही नहीं है। अब वो जब अपना स्टेटमेंट देने के काबिल होगी तो इस कारण से भी टाइम लग जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, उसमें भी टाइम लग जाता है। ऐसी जगह पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना जहाँ पर फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। और जो अक्यूज्ड पर्सन है उनका भी एग्जामिनेशन करवाना। कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके साथ में कोई केस हुआ और वो 18 से कम साल की है, उसकी एज है, वो माइनर है, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मतलब इकट्ठा करना। एज जो डॉक्यूमेंट्स है पेरेंट्स से या लोकल बॉडीज या स्कूल से, जैसे कोई चाइल्ड विक्टिम है उसके लिए। डीएनए फाइंडिंग्स, फोरेंसिक साइंस लैब है उसके द्वारा डीएनए फाइंडिंग्स में टाइम लग जाता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में टेस्ट वो टाइम लग जाता है कि अक्यूज जो पर्सन है उनकी परेड करवाई जाती है। अगर शुरुआत में उनका नाम नहीं पता, फिर पुलिस उनको ढूंढती है, फिर जो जिसके खिलाफ, जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके सामने उसकी परेड करवा के जो अक्यूज्ड पर्सन है उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम किया जाता है। अगर किसी क्राइम में कोई वेपन्स यूज किए गए हैं तो उनको सीज करना, उनको पता करना, जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको गिरफ्तार करना,
इन सब में देखो एक टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो जो मतलब आप कोई केस कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उस केस में क्या लग जाता है, जो 60 दिन का एक प्रोसीजर दिया गया है उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस आर्टिकल में देखो ये बोला गया है कि जो सेंसिटिव केस है ना, उसमें आप टाइम बाउंड मत करो कि इतने ही दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसमें आप जल्दबाजी करोगे, जल्दबाजी करने की वजह से जो रियल में जो क्राइम हुआ है वो आपके सामने आ ही नहीं पाएगा। तो इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर जो लूप होल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो आपको जो नैरो टाइमलाइंस है उसको सेट नहीं करना है। इसके अलावा जो आपके पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको आपको ज़्यादा एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना है ताकि वो अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली डिलीवर कर सके। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है, कार्टून दे रखा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि साउथ के एक एक्टर हैं रजनीकांत, उन्होंने पहले ये डिक्लेयर किया था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, खुद की एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है अपने हेल्थ इश्यूज का कंसर्न बता करके कि मैं अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो हम बनाने जा रहे थे उसको अब अभी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, एक सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आसाम से रिलेटेड है। आसाम के सीएम ने बोला है कि आप 31 जनवरी तक आपको क्या करना है, एक पार्क है, नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं डिब्रू डिब्रू साइखोआ डिब्रू साइखोआ नेशनल पार्क है। वहां पर कुछ लोग रहते हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करना है, उसके लिए डेडलाइन दी है असम सीएम ने। अब थोड़ा सा हम ये जो नेशनल पार्क जिसकी यहाँ बातचीत हो रही है उसके बारे में देख लेते हैं। डिब्रू साइखोआ नेशनल पार्क है। देखो यहाँ पर पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 1999 में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है क्या, नेशनल पार्क। अब यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कोई गांव है दो। अब उन गांवों में क्या हो रहा है, 1986 में उनको ये बंद कर दिया गया कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है आप उसकी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये भी बोला गया कि इन लोगों को आप यहाँ से शिफ्टिंग करो, एक सुइटेबल प्लेस दो। तो अभी तक उन लोगों को शिफ्टिंग नहीं किया गया है ताकि वो एक अच्छी जगह पे अपने आप को निश्चित आवास दे सके। तो उसके लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी जो नेशनल पार्क है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आसाम में है ये नेशनल पार्क, और इसके नॉर्थ में, इस नेशनल पार्क के नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर बहती है, और इसके साउथ में डिब्रू रिवर बहती है जिसके ऊपर इसका नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वाइल्ड हॉर्सेज के कुछ घर है, मतलब इस नेशनल पार्क में वाइल्ड हॉर्सेज काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा बर्ड एरिया के रूप में भी विकसित किया गया है इस नेशनल पार्क को। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो, एक सर्वे पब्लिश हुआ है, एक रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक थिंक टैंक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसने ये बोला है कि 2019 में हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उसमें से 66,000 पुलिसकर्मी तो वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए थे। अब ये जो 66,000 हैं वो 2018 की तुलना में ज़्यादा हैं। 2018 में सिर्फ और सिर्फ 63,000 व्यक्ति किसमें, वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए थे। अब ये लोग किसका यूज किन किन की मतलब हेल्प करते हैं, किन की वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं, जैसे मिनिस्टर्स, एमपी, जजेज, ब्यूरोक्रेट्स और अदर पर्सनैलिटीज, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी असिस्टेंस करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये लोग वहाँ पर लगाए जाते हैं। एक इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हमारे लगभग 511 लोगों के ऊपर एक पुलिस पर्सन है। और जो क्या वीआईपी के लिए अगर हम बात करें तो अगर एक वीआईपी के लिए बात करें तो लगभग 4 पुलिसमैन हैं एक वीआईपी के लिए। एक व्यक्ति के लिए 511 व्यक्तियों के लिए एक पुलिसमैन है, और एक वीआईपी के लिए लगभग 4 पुलिसमैन है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो बिहार है उसमें सबसे खराब रेशियो है, वहां पर तो 867 लोगों के ऊपर एक पुलिस मैन है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इनको हम यूज करते सकते हैं मेंस में। सबसे ज्यादा जो ये पुलिसमैन लगाए जाते हैं वो सीएपीएफ के होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के होते हैं, जो वीआईपी सिक्योरिटी में जिनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है आकाश मिसाइल से। आकाश मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। सरफेस टू एयर ये मार करती है और 25 किलोमीटर तक,
और बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकती है और 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। अब इसको बोल दिया गया है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया गया है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो आकाश मिसाइल को। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो अप्सा से रिलेटेड है। अप्सा क्या होता है हमें ये देखना है। अप्सा होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। 1958 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारे फोर्सेज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनको पावर मिल जाती है, उनको एम्पावर किया जाता है कि वो कोई भी जगह पर जहाँ पर अप्सा कानून लगाया गया है वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं और बिना कोई प्रायर नोटिस के वो क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है उनको क्या करता है, स्पेशल पावर्स देता है। ये जो स्पेशल पावर्स देने का जो कारण है वो ये है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया वहां पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो ये अप्सा कानून है वो लगाया गया है कहां पर, नागालैंड में। और वहां पर जो 6 महीने से ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है। देखो आर्म्ड फोर्सेस के अंडर ये बोला गया है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा किसी एरिया में डिस्टरबेंस रहता है, वहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हो और वहाँ पर आप अप्सा कानून लगा सकते हो। तो ऐसा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने अप्सा कानून के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में शक्ति एक्ट बना और आंध्र प्रदेश में जो दिशा एक्ट बना, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो टाइम फिक्स किया गया है उसकी वजह से जो प्रोसीजर लूप होल्स क्रिएट होंगे उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो वैक्सीन बनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे इमरजेंसी यूज होता है और उसके लिए कैसे ऑथराइजेशन मिलता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।